आज हम एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। मंगलुरु की एक रिटायर्ड महिला हैं, लेनी प्रभु। उन्होंने ऑनलाइन धोखाधड़ी में अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा दी। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। रकम बहुत बड़ी है। हाँ, 3 करोड़ से ज्यादा। हमारे पास जो रिपोर्ट है वो बताती है कि ये एक बहुत ही शातिर घोटाला था। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या चीज। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट मतलब एक तरह की ऑनलाइन नजरबंदी कह लीजिए। ये साइबर फ्रॉड का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। ऑनलाइन नजरबंदी, ये क्या होता है? इसमें देखिए, स्कैमर्स क्या करते हैं कि किसी को झूठे कानूनी केस में फंसाने का डर दिखाते हैं। अच्छा। मतलब उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि वो कानूनी तौर पर कहीं जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, जैसे घर में ही नजरबंद हो, पर डिजिटल तरीके से। और फिर इसी डर का फायदा उठाकर पैसे ऐंठते हैं। और ये 3 करोड़ रुपए की रकम बताती है कि ये कितना गंभीर और बड़े स्केल पर हो सकता है। तो ये लेनी प्रभु के साथ कैसे शुरू हुआ? रिपोर्ट क्या कहती है? मामला शुरू हुआ 15 जनवरी को। एक अनजान नंबर से मिस कॉल आई। ओके। जब लेनी जी ने वापस कॉल किया तो दूसरी तरफ एक महिला थी। उसने खुद को जनरल पोस्ट ऑफिस का अधिकारी बताया। अच्छा, सरकारी अधिकारी बनके। हाँ, यहीं से जाल बिछना शुरू हुआ। उसने कहा कि लेनी जी के नाम से चीन एक पार्सल जा रहा था और उसमें 150 ग्राम MDMA मिला है, मतलब ड्रग्स। अरे बाप रे, MDMA? हाँ, प्रतिबंधित ड्रग। और फिर फौरन डराया कि इस जुर्म में 75 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। 75 साल? ये तो बहुत ही ज्यादा डराने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक दबाव काम करता है। देखिए, पहले तो सरकारी अधिकारी होने का झूठा दावा। हाँ, लोग भरोसा कर लेते हैं। एग्जैक्टली। इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। फिर इतना गंभीर आरोप, MDMA जैसा, और फिर इतनी लंबी सजा की धमकी। ये सब मिलके किसी भी इंसान को इतना डरा सकता है कि वो ठीक से सोच ही ना पाए। तो लेनी जी ने क्या कहा? उन्होंने तो मना किया होगा। हाँ, उन्होंने बार बार कहा कि ये पार्सल उनका नहीं है, लेकिन स्कैमर्स तैयार थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि पार्सल भेजने के लिए उनके पहचान पत्र, मतलब ID कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, और इसी बहाने बातों बातों में उनकी और निजी जानकारी भी निकलवा ली। ओह, मतलब ID कार्ड का जिक्र करके उन्हें और डरा दिया और जानकारी भी ले ली। हाँ, और फिर जब वो पूरी तरह डर गईं, तब स्कैमर्स ने अपना अगला दांव चला। वो क्या था? उन्होंने एक झूठा समाधान बताया। कहा कि हम एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिससे आपका नाम इस केस से हट जाएगा। अच्छा, मतलब मदद का दिखावा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पैसों की होगी यकीनन। हाँ, शर्त ये थी कि उन्हें अपनी पेंशन का 93% हिस्सा ट्रांसफर करना होगा। 93%, 93%। ये तो मतलब सुनने में ही अजीब लगता है। कोई इतनी बड़ी रकम कैसे मांगता? यही तो बात है। जब इंसान बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ होता है ना, तो कई बार ऐसी अजीब मांगें भी उसे तर्कहीन नहीं लगती। उसे लगता है शायद यही एक रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। तो ये समाधान भी सीधा पैसों से जुड़ा था। और लेनी जी मान गई? रिपोर्ट यही कहती हैं। डर और दबाव में वो मान गई। वो मंगलुरु गई और पहली बार में RTGS से, मतलब तुरंत पैसे भेजने वाले सिस्टम से, 55 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। 55 लाख एक बार में? हाँ, और उन्हें सख्ती से कहा गया था कि इस बारे में किसी से, बिल्कुल किसी से भी बात ना करें। अच्छा, ये भी कहा? हाँ। क्यों? ताकि वो अलग थलग पड़ जाएं, किसी दोस्त या रिश्तेदार से सलाह ना ले सकें। समझ आ रहा है। और ये सिलसिला रुका नहीं। 17 जनवरी से 4 जुलाई तक, सोचिए, करीब 6 महीने। 6 महीने तक? हाँ, 6 महीने तक वो किश्तों में पैसे भेजती रहीं। कुल मिलाकर 3 करोड़ 9 लाख 75 हजार रुपए। 3 करोड़ 9 लाख 75 हजार। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि स्कैमर्स कितने धैर्य से और योजना बनाकर काम कर रहे थे। किश्तों में पैसे मंगवाना, इतने लंबे समय तक कांटेक्ट में रहना, और वो गोपनीयता वाली बात। हाँ, वो सबसे खतरनाक है। पीड़ित बिल्कुल अकेला महसूस करता है और स्कैमर्स पर ही निर्भर हो जाता है। तो फिर ये घोटाला सामने कैसे आया? तब आया जब दूसरी तरफ से, मतलब स्कैमर्स ने जवाब देना बंद कर दिया। फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब नहीं। ओह। तब लेनी प्रभु को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत की? जी हाँ, उन्होंने CN पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। ये साइबर आर्थिक अपराध और नारकोटिक्स के लिए बनी स्पेशल यूनिट होती है। अच्छा। और पुलिस अधिकारियों ने भी माना है कि ये डिजिटल अरेस्ट का ही मामला लगता है। जांच चल रही है अभी। तो पुलिस भी इसे डिजिटल अरेस्ट कह रही है? मतलब ये कोई जानी पहचानी तरकीब है? हाँ, अब ये एक
पहचानी हुई कार्य प्रणाली, मतलब मॉडस ऑपरेंडी बन चुकी है, ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये समझना जरूरी है। सही बात है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे शातिर घोटाले कैसे काम करते हैं, ताकि लोग सतर्क रहें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे पहचान बदली गई, अधिकारी होने का नाटक किया गया, गंभीर अपराध का डर दिखाया गया, फिर मनोवैज्ञानिक दबाव और वो अलग थलग करने वाली बात। हाँ बिल्कुल। इन सब का इस्तेमाल करके एक इंसान से उसकी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली गई। ये डिजिटल अरेस्ट वाकई ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक बहुत ही, क्या कहूँ, भावनात्मक रूप से तोड़ने वाला उदाहरण है। हाँ, और ये अंत में एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों लोग, और कई बार तो पढ़े लिखे लोग भी, इस तरह के झूठे अधिकारियों और अजीब लगने वाली धमकियों पर यकीन कर लेते हैं। हाँ, ये सवाल तो है। और दूसरा कि ये जो डिजिटल दुनिया में इतना तेज मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सकता है, इसके खिलाफ हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को कैसे ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, ये सोचना होगा।